मोदी जी को हराना टुकड़े टुकड़े में बहुत मुश्किल है। वो जो कहते हैं ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग इस संदर्भ में वास्तव में है कि टुकड़े टुकड़े में राजनीति कर रहा है। ये बृहत्तर हित के लिए सीधी सी बात है कि ये आपस में मिल करके राज्य को अलग करें, केंद्र को अलग करें, नंबर एक। और नंबर दो, आप एक कोर पॉलिसी का जो है वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट चुनिए, बिंदुवार। 20 बिंदु हो, 50 बिंदु हो, 30 बिंदु हो, उसमें जो लोग भी आपस में साथ आ रहे हैं उनसे उसमें एक आम सहमति लें, ताकि ये ना हो कि अगर एक बार आपका गठबंधन बने तो वो जो है तीर घाट कह रहे हैं, वो मीर घाट कह रहे हैं, वो शेर घाट कह रहे हैं, वो बकरी घाट कह रहे हैं, और आपस का अंतर विरोध जो है गोदी मीडिया या पूंजीपतियों की मीडिया आपका उभारने के लिए तैयार बैठी है। वो उभारने लगे कि इन्होंने ये कहा तो उन्होंने वो कहा। तो इस कोर ग्रुप पर भी इनमें आम सहमति होनी जरूरी है, कोर मुद्दों पर, कि एक हम लोगों का सामूहिक रूप किसके ऊपर क्या रहेगा। मायावती जी का तो आप देख ही रहे हैं कि उनके पीछे भी ईडी सीबीआई का इतना दबाव है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तो ये तमाम जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, अखिलेश यादव भी ईडी सीबीआई के भय से नहीं बोल पा रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर ना इनकी गाज गिर जाए। तो ऐसा कौन सा प्रदेश है, कौन सा जगह है इस मुल्क के अंदर जिस पे ईडी और सीबीआई की नजर नहीं रही हो, खास करके जो विपक्षी दल हो इस मुल्क के अंदर, जो भाजपा से जिनकी लाइन और लेंथ नहीं मिल रही है, भाजपा के इशारे को चलने को तैयार नहीं है। इस समय की जरूरत यह है कि एक व्यापक नीति ये बनाए कि साहब जहां कांग्रेस और जो विपक्ष के जो है क्षेत्रीय दल हैं उनकी डायरेक्ट फाइट है, उसमें यह हो कि साहब स्टेट का जो इलेक्शन है वो आप अपने अपने हिसाब से लड़ लीजिए, लेकिन जो केंद्र का इलेक्शन है उसके लिए मिल करके लड़िए। आखिर जो है केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट, एक का लीडरशिप कांग्रेस के पास है, एक की लीडरशिप लेफ्ट के पास है। अगर वो वहां शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में थोड़े टकराव के साथ सरवाइव कर सकते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस क्यों नहीं सरवाइव कर सकते। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि देश में शायद अब कोई भी ऐसा विपक्षी दल एक भी ना रहा हो, एक आध कोई गलती से छूट गया हो तो छूट गया हो, एक भी ऐसा विपक्षी दल अब नजर नहीं आ रहा है जो सीबीआई और ईडी के शिकंजे से मुक्त हो। यदि सरकार से और सरकार की नीतियों से आपकी असहमति है तो आपके ऊपर मुकदमे हो सकते हैं, आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ताजा मामला दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का है। इसलिए विपक्षी पार्टियों की एकता क्यों जरूरी है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की एकता, वास्तविक एकता में कह रहा हूं, सिर्फ राजनीतिक नहीं सामाजिक एकता भी क्यों जरूरी है, इस पे बात करने वाला दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दो खास मेहमान जेपी सिंह साहब हैं और संजीव जी हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर इनको सुन रहे हैं और खूब सुन रहे हैं। तो जब शोध परक बातें सब हो जाती है तब हम लोग एपिसोड करते हैं। तो आज विपक्षी एकता क्यों जरूरी है, इसी विषय पर यह एपिसोड है। पूरा वीडियो देखिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्ते। तो संजीव जी से शुरू करते हैं। जी जी संजीव जी। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि देश में शायद अब कोई भी ऐसा विपक्षी दल एक भी ना रहा हो, एक आध कोई गलती से छूट गया हो तो छूट गया हो, एक भी ऐसा विपक्षी दल अब नजर नहीं आ रहा है जो सीबीआई और ईडी के शिकंजे से मुक्त हो। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, इलेक्शन अगले साल होना है, कई राज्यों में इलेक्शन इसी साल होना है, तो उस कार्रवाई से एक स्पष्ट है कि संदेश है भाजपा की तरफ से कि आप या तो भाजपा में आइए, भाजपा गठबंधन के साथ चलिए, और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कुछ एक उदाहरणों से सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भतीजे कोल स्कैम में
ऑलरेडी सीबीआई, ईडी सारी एजेंसियों के रडार पे हैं, उनके भतीजे और उनके भतीजे के वाइफ। ऑलरेडी उनके मंत्री पार्था चटर्जी अरेस्ट हो गए और एक दो तृणमूल कांग्रेस के लीडर अरेस्ट हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में जो एक विपक्षी दल, मजबूत विपक्षी दल जो अभी बिहार में सत्ता में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी आई है, वो दो अलग अलग इंपॉर्टेंट मामलों में सीबीआई और ईडी के शिकंजे में है। एक तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में अभी ही उनका संबंध हुआ है, लालू यादव और उनकी पत्नी जो रबड़ी देवी हैं, और उनका एक खास जो नजदीकी राजनीतिक सहयोगी पीछे गिरफ्तार भी हुए थे। ऑलरेडी डिप्टी सीएम पे भी एक मुकदमा तेजस्वी यादव पे चल ही रहा है, वो जमानत पे है, सीबीआई की मुकदमा चल रहा है। इसी ढंग से देखिए कि जो एनसीपी के लीडर अजीत पवार हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेट पीछे पड़ गया था। संजय राउत जो है शिवसेना वाले, वो जेल ही जा चुके हैं। एनसीपी के नवाब मलिक भी जेल चले गए। एनसीपी और इसी तरह से आप ये देखिए कि जो अभी जो दिल्ली में जो लीगल स्कैम हुआ है मनीष सिसोदिया जिसमें अरेस्ट है, उसी मामले में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी बेटी जो कविता है, उनपे भी ईडी का शिकंजा कसने का जो एक संकेत मिले हैं, क्योंकि वो कहा जा रहा है चार्जशीट में कि कोई साउथ लॉबी थी, उसकी जो किंग पिन या लीडर है वो केसीआर की जो बेटी है वो है। इवन कि सीपीएम की सरकार भी जो वेस्ट केरल में है वो ईडी और सीबीआई की नजरों पे है इस समय, क्योंकि उनके जो अभी हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी सम शिवशंकर थे, वो अरेस्ट हो गए पीछे एक किसी स्कैम उनके ऊपर लगा है कि पता नहीं कोई कंस्ट्रक्शन स्कैम में पैसे वैसे उन्होंने बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि देश में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो भाजपा के विरोध में खड़ा हो और ईडी और सीबीआई के शिकंजे में ना हो। अभी देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और इनको बुलाया गया था, राहुल गांधी को, और जब कांग्रेस का सेशन शुरू होने वाला था रायपुर में, उससे पहले ऑलरेडी कोल लेवी स्कैम में छापा मारा ईडी और सीबीआई की टीमों ने छापा मारा वहां पे। तो मैं समझता हूं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उसके अलावा जो तमाम छोटे छोटे दल हैं, मायावती जी का तो आप देख ही रहे हैं कि उनके पीछे भी ईडी सीबीआई का इतना दबाव है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तो ये तमाम जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, अखिलेश यादव भी ईडी सीबीआई के भय से नहीं बोल पा रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर ना इनकी गाज गिर जाए। तो ऐसा कौन सा प्रदेश है, कौन सा जगह है इस मुल्क के अंदर जिस पे ईडी और सीबीआई की नजर नहीं रही हो, खास करके जो विपक्षी दल हो इस मुल्क के अंदर, जो भाजपा से जिनकी लाइन और लेंथ नहीं मिल रही है, भाजपा के इशारे को चलने को तैयार नहीं है। एक भाजपा के इशारे पे चलने वाले जो राजनीतिक दल हैं, तो उनपे सीबीआई ठंडी है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे वो अपना क्या कहा जाता है उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लाइजरिंग करके चल रहे हैं, तो उनपे सीबीआई और ईडी की एक्टिविटी नहीं है। और एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जिन लीडरों ने पिछले 4 साल और 5 सालों में सरकार के साथ चलने की हामी भरी, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के साथ नहीं रहेंगे, तो उनके ऊपर सारी फाइलें बंद कर दी गई। जैसे इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है शुभेंदु अधिकारी, उनके खिलाफ नारदा कोई जो एक वो हुआ था जिसमें सारों का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था नारदा में, तो उनके ऊपर वो भ्रष्टाचार का आरोप था और ऑलरेडी उनके खिलाफ जांच खुली। जब वो भाजपा में आ गए तो जांच बंद हो गई। हेमंत विश्व शर्मा पे सिंचाई घोटाला का बहुत बड़ा आरोप था और 2014-15 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हेमंत विश्व शर्मा को हम जो है एक बहुत ही लीगल कंक्लूजन तक ये भ्रष्टाचार को जो आरोप है उनको पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा घोटाला है। हेमंत विश्व शर्मा उसमें कांग्रेस के साथ होते थे और आज देखिए कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ वो जो भाजपा ने जो शपथ जो एक घोषणा पत्र में और भाजपा ने जो घोषणा करी थी गुवाहाटी के अंदर, आज देखिए कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ वो जांच तो क्या होनी थी, हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर ही बन गए। ऐसा ही आप देखिए कि जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के जो 3-4 बागी थे जिन पे ईडी का मुकदमा चल रहा था, एक सांसद जो है ईडी ने अरेस्ट भी किया था, और जैसे ही शिवसेना से टूटी उनके खिलाफ भी फाइल बंद हो गई। तो मतलब ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है, चाहे जितना भी भ्रष्ट हो, उनकी फाइलें खुल चुकी हो, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हो, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, लेकिन उनके खिलाफ ईडी फाइल बंद कर रही है, सीबीआई फाइल बंद कर रही है। तो एक बड़ी अजीब सी दिलचस्प और बड़ा ही आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यशाली मतलब कि समय चल रहा है इस देश के लिए कि भ्रष्टाचार के नाम पे
चिन्हित कार्रवाई की जा रही है, यूनिफॉर्म कार्रवाई नहीं है। जो भाजपा के साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो चाहे इतने ज्यादा महाभ्रष्ट हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो बाकी है उनको पाक साफ करने के नाम पे वो कार्रवाई कर रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा में। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति देश में पैदा हो गई है। और जो मैं समझता हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार को कोई समर्थन तो कर नहीं सकता, भ्रष्ट है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिस ढंग से भ्रष्टाचार पे चुन चुन के कार्रवाई हो रही है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और ये आप समझिए कि अगर विपक्षी दलों को, अगर अब भी ये समझ में नहीं आ रही है बात, और अभी भी वो एक दूसरे के खिलाफ, हाँ जी, उस सेगमेंट पे आता हूँ। जेपी सर, वॉशिंग पाउडर भाजपा, संजीव जी कह रहे हैं कि जो भाजपा में गए हैं वो धुल जाते हैं। किस दिशा में जा रहा है मुल्क की राजनीति? देखिए, तो मुल्क की राजनीति इस दौर में तो बदले के क्या कहते हैं, राजनीति के दौर में पहुंच गया है, जा नहीं रहा है, 8 साल से पहुंच ही गया है। और जैसा कि अभी संजीव जी ने बताया, सारी पार्टियों में सभी लोग जो है बीजेपी के निशाने पर हैं, और चूंकि ईडी जो है केंद्र सरकार की इकाई है, तो इसलिए जो है वो ईडी के निशाने पर हैं। और यहाँ तक कि जो ईडी का जो है वो कानून लाने वाले चिदम्बरम साहब थे, वे भी ईडी के शिकार होकर जो है तिहाड़ जेल काटा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी जो है वो क्या कहते हैं, बारी 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 बारी। और जब से ये कार्रवाइयां सब शुरू हुई हैं, तब से आपका जो है सामूहिक रूप से नहीं शुरू हुई कि मीसा में लोगों को उठा के रातों रात बंद कर दिया गया, या आपका डीआईआर लगा दिया गया था। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स भी एक तो था, कुछ लोग मीसा में बंद किए जाते थे, कुछ लोग डीआईआर में बंद किए जाते थे। तो पता चला कि रातों रात जो है नेताओं को उठाया गया, बंद कर दिया गया। जो बचे खुचे थे उनको ढूंढ ढूंढ के बंद किया गया, जो नहीं बंद हो पाए वो फरार ही रहे। तो यहाँ तो यह है कि बारी बारी से, और बारी बारी में जो दूसरे दल के लोग हैं तो उनको लगता था कि अरे ये नप रहे हैं हम क्यों बोलें, अरे ये नप रहे हैं हम क्यों बोलें। और उसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि धुर विपक्षी दल ही नहीं, मोदी सरकार के निशाने पर वो दल भी थे जो उनका साथ आकर किन्हीं न किन्हीं मजबूरियों के चलते, किन्हीं न किन्हीं आपके नाराजगी के चलते उनको छोड़ गए थे। उन पर भी जो है कार्रवाइयां जो है मतलब क्या कहते हैं शुरू हो गई। तो डिवाइड एंड रूल इसी को कहते हैं ना, कि साथ चैला एक साथ बांध दीजिए तो किसी के लिए भी तोड़ना मुश्किल होगा, और एक एक चैला सातों को अलग कर दीजिए। इसमें बचपन में हम लोगों को नीति विषयक कहानी बताई गई थी। आप यहां से इसको विपक्षी एकता की बात शुरू कीजिए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी लगाने के पहले जयप्रकाश नारायण का जो है छात्र आंदोलन, जो आपका गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से शुरू हुआ था और बिहार के जो है नकल आंदोलन के साथ बढ़ रहा था, उसकी उन्होंने जो है वो अगुवाई की, और उसको इन सब छोटे छोटे मुद्दों से हटाकर राष्ट्रीय मुद्दे की ओर मोड़ दिया। और उसमें उनका जो है आरएसएस ने भी सहयोग किया, और आपके क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के भी लोगों ने सहयोग किया, और आंदोलन को पूरे देश में, प्रदेश में जहां जहां अपना प्रभाव था वहां फैलाने का जो है प्रयास किया। और उसके बाद इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी ने अजय समझी जाने वाली इंदिरा गांधी को धूल धूसरित कर दिया। ये कभी कोई कल्पना ही नहीं करता था कि जो है वो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर, मध्य प्रदेश जैसे जगह पर जहां विपक्ष का जो है काफी मामला गड़बड़ रहता है, या उस समय तक विपक्ष के रूप में भाजपा ही मानी जाती थी। समाजवादी पार्टी इक्का दुक्का थी कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जो है वो आपका क्या कहते हैं विपक्ष ने प्रदेश सरकार भी बनाई, और काफी संख्या में चुन करके अपने लोगों को जो है भेजा भी लोकसभा में। लेकिन उसमें एक जयप्रकाश नारायण थे धुरी, जिन्होंने विपरीत ध्रुवों के लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। और इमरजेंसी में ये हुआ कि जो इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी का जो काल चक्र चला विपक्षी नेताओं पर, तो उनको एहसास हुआ कि क्या कहते हैं सरकार क्या क्या कर सकती है।
इसके तहत राजनीतिक मजबूरियां भी होंगी। जो आरएसएस की सदस्यता के बावजूद जनसंघ को शामिल कराने में सफल रहा, जो आपके दोहरी सदस्यता के मामले में बाद में टूटी भी जो है वो जनता पार्टी, जो आपके मधुलिमय जॉर्ज फर्नांडिस या जो समाजवादी थे और वो संगठन कांग्रेस के जो बड़े घुटे हुए नेता थे, मोरारजी देसाई से लेके जो है पाटिल और वगैरह वगैरह, कई लोग तो उस समय हट गए थे, कई लोग थे जो जिनको ये लोग घोषित रूप से जो है बेईमान जो है वो क्या कहते हैं अपने सार्वजनिक मंचों से कहते रहे, ये सारे लोग एक हो गए। और यही नहीं, जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जिसका सर्वाधिक विरोध करते थे मोरारजी देसाई का, उनकी लीडरशिप में जो है क्या कहते हैं सरकार का गठन हुआ और समाजवादी लोग भी उसमें शामिल हुए, क्योंकि सब जनता पार्टी एक हो गई थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था जो शामिल नहीं हुआ। उनके पार्टी से लोग शामिल हुए, व्यक्तिगत रूप से कोई ना शामिल हुआ, वो एक अलग बात। इस समय अच्छा, फिर उस समय इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के काल में जो विपक्ष में मजबूती नहीं थी, क्षेत्रीय दल नहीं के बराबर थे, इक्का दुक्का कहीं कहीं थे, लेकिन आज की परिस्थिति और इस इमरजेंसी वाले जनता पार्टी की परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज जो है वो क्या कहते हैं, जो क्षेत्रीय दलों के छत्रप हैं वो हर प्रदेश में जो है उन्होंने अपना एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित कर दिया है। और अगर आप उनको विपक्ष माने, चूंकि वो एक एक स्टेट में ही सीमित हैं, तो बहुत विपक्ष पैदा हो गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो गई है, उड़ीसा में बीजू पटनायक हैं, वो बीजेपी तो नहीं है, ममता बनर्जी हैं, बीजेपी तो नहीं है, आपके क्या कहते हैं रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी तो नहीं है, केसीआर हैं, बीजेपी तो नहीं है, आपका महाविकास अघाड़ी जिस तरफ में जो है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना है या शिंदे भी हैं, तो वो बीजेपी तो नहीं है। तो इस तरह अधिकांश स्टेट्स में इस तरह का जो है विपक्ष ऐसा पैदा हुआ है, जो अगर राष्ट्रीय स्तर के विपक्ष से अगर उनका गठबंधन हो जाता है तो बहुत ही सशक्त विपक्ष के रूप में वो उभरेगा। केजरीवाल आ गए हैं, पंजाब में उनकी सरकार हो गई है, हरियाणा में वो आने की दस्तक दे रहे हैं, राजस्थान गुजरात में उन्होंने सारा गणित कांग्रेस का बिगाड़ दिया है। कई जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो आपकी वजह से हार गए, तो भी एक ताकत तो के रूप में तो उभरे ना। तो कहने का मतलब है कि इस समय का विपक्ष और उस समय के विपक्ष में बहुत ज्यादा अंतर है। उस समय का विपक्ष राज्यों में भी जो है वो क्या कहते हैं अकेले अकेले मजबूत नहीं था, लेकिन आज की डेट में जो क्षेत्रीय दल बन गए हैं वो अपने अपने राज्यों में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इसलिए जो अगर त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबला होता है वो अगर सीधे सीधे एनडीए और यूपीए या एनडीए या जो गठबंधन नया बनता है इसके रूप में हो, तो मेरा मानना है कि मोदी जी नाको चने चबाने लगेंगे। लेकिन इसके लिए सबको अपना अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, पहले कांग्रेस ने वहां कहा कि हम तीसरे मोर्चे के समर्थक नहीं है, हम जो है वो क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष दलों का गठबंधन चाहते हैं और हमारे 14-15 दल हैं, उनसे हम निरंतर संपर्क में हैं। लेकिन उसके अलावा भी दल हैं, जैसे आपका ममता बनर्जी का दल है, केसीआर का दल है, आपके अखिलेश यादव का दल है, केजरीवाल का दल है। तो इनकी अपनी अपनी जगह पर तो ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो या तो केजरीवाल आपका वोट काटेंगे या आप केजरीवाल का काटेंगे, या तो आप अखिलेश यादव का वोट काटेंगे या अखिलेश आपका वोट काटेंगे, या ममता बनर्जी का जो है आप वोट काटेंगे या जो है वो क्या कहते हैं ममता बनर्जी आपका वोट काटेंगे। इस समय की जरूरत यह है कि एक व्यापक नीति ये बनाए कि साहब जहां कांग्रेस और जो विपक्ष के जो है क्षेत्रीय दल हैं उनकी डायरेक्ट फाइट है, उसमें यह हो कि साहब स्टेट का जो इलेक्शन है वो आप अपने अपने हिसाब से लड़ लीजिए, लेकिन जो केंद्र का इलेक्शन है उसके लिए मिल करके लड़िए। आखिर जो है केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट, एक का लीडरशिप कांग्रेस के पास है, एक की लीडरशिप लेफ्ट के पास है। अगर वो वहां शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में थोड़े टकराव के साथ सरवाइव कर सकते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस क्यों नहीं सरवाइव कर सकते? आपके हरियाणा में कांग्रेस और जो है वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आपस में जो है मिल करके सरवाइव कर सकती? या केसीआर राज्य वाला छोड़ दे, बाकी जो लोकसभा में जो है कांग्रेस साथ मिलकर क्यों नहीं जो है सरवाइव कर सकते?
तो ये स्थिति चारों तरफ है। तो ये जो विपक्ष की एकता है, वक्त की जरूरत है। जब विपक्ष की एकता ने, वो भी कमजोर विपक्ष की एकता ने, इंदिरा गांधी को जो है धूल में मिला दिया, तो आज के डेट में ये जो मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, और वो बीजेपी के विपक्ष में है, अगर बीजेपी उनके साथ सरकार में नहीं है तो बीजेपी के समर्थन से उनकी सरकार नहीं है। उनकी सरकार या तो स्वयं की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से है, या अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर के उनकी सरकार बनी हुई है। तो सवाल है कि जब ये, अगर ये सिनेरियो है, तो इसमें अगर आपस में मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? राज्य को अलग रखें, केंद्र को अलग रखें। बहुत जगह ये भी टकराव है कि राज्य में जो है जिसका जो हमारा मुख्य विपक्षी दल विरोध कर रहा है, उसके साथ हम केंद्र में क्यों गलबहियां करें? तो इसके लिए उनको केरल से सीख लेनी चाहिए। जी संजीव जी, जेपी सर बहुत विस्तार से जो प्रॉब्लम्स है विपक्षी एकता का, वो उन्होंने बताया है। इसका सॉल्यूशन क्या? देखिए, एक बड़ा एक इसका इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन तो बहुत टफ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल है, उनको दोनों को एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आना पड़ेगा। कांग्रेस भी ये वस्तु स्थिति समझे कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो 1990 से पहले की कांग्रेस थी, जब राजीव गांधी 400 सीट जीत के आए थे। आज की डेट में कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश में अगर देखिए 2% 3% वोट मिला है विधानसभा में लड़े थे। बिहार में भी इनको काफी ज्यादा सीटें दी गई थी विधानसभा के अंदर, लेकिन आपने परफॉर्मेंस देखा। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल जो सिचुएशन जो एराइज हुआ है उसको समझना चाहिए कि उन राज्यों में कांग्रेस ज्यादा जोर लगाए जहां पे भारतीय जनता पार्टी से उनका सीधा टकराव है, और जहां पे क्षेत्रीय दल है नहीं। लेकिन क्षेत्रीय दलों को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही देश के मुख्य विपक्षी दल है। बेशक आज की डेट में उनको 50 या 52 सीटें मिली हो, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि 12 करोड़ वोट कांग्रेस लेके 2019 के लोकसभा चुनाव में गई थी, और भाजपा को 20 या 22 करोड़ वोट मिला था। तो ये दोनों जिस दिन इस वस्तु स्थिति को समझेंगे, उस वस्तु स्थिति के समझने के बाद एक कंप्रोमाइज का फॉर्मूला निकलेगा। मैं समझता हूं कि अगर केरल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच लड़ाई है और त्रिपुरा में समझौता हो गया दोनों दलों में, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली जो सेंटर के चुनाव के लिए क्यों अलायंस नहीं हो सकता। देखिए, ये तो वस्तु स्थिति है कि दिल्ली में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, और कांग्रेस पंजाब में अभी अच्छी स्थिति में है, सत्ता से हारी जरूर है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के तमाम लीडर ही कांग्रेस छोड़ के भाग गए चुनाव के बाद। अरे चले गए भाजपा के अंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर उनके वित्त मंत्री से लेकर उनके स्वास्थ्य मंत्री से लेकर कई विधायक भाग गए जो पुराने थे। तो कांग्रेस को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो विपक्षी दल, जो छोटे दल हैं, उनको छोटे भाई की तरह व्यवहार करें, उनसे सबऑर्डिनेट की तरह नहीं कि हम ही लड़ सकते हैं भाजपा से। तो आज की डेट में कांग्रेस को समझना चाहिए कि ना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है 1990 की तरह, ना आप 1990 की तरह डेमोक्रेटिक है, 1990 की तरह ना आपका मतलब कि डेमोक्रेटिक कल्चर रह गया है, और ना जो है आपके पास वो रिसोर्स है लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी के पास जो रिसोर्स है, नरेंद्र मोदी के पास जो पैसे हैं, या इस सरकार, भाजपा की सरकार जितना इलेक्शन में खर्च कर सकती है, जो फंड की जरूरत होती है, उसके सामने आपके पास कुछ नहीं है। आपको उस फंड के लिए भी रीजनल पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा, जहां जहां रीजनल पार्टियां सत्ता में हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आना पड़ेगा। ममता बनर्जी को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ममता बनर्जी इस गलतफहमी में न रहे कि नरेंद्र मोदी उनको बख्श देंगे अगर 2024 में वो पावर में आ गए तो, और कोई समझौता हो जाएगा तो। नरेंद्र मोदी उनको हमेशा दबा के ही रखेंगे, ईडी सीबीआई के दायरे में रखेंगे कि ये विद्रोह ना कर पाए। वो जो या तो पूरी तरह से वो भाजपा के अंदर आ जाए, और नहीं तो वो कोल स्कैम जो है वो अभिषेक बनर्जी और उनके वाइफ, वो सब सीबीआई के दफ्तर का चक्कर लगाते ही रहेंगे, 2024 के बाद भी लगाएंगे। तो ये इन परिस्थितियों में भारतीय जनता कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ मामलों पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और एक बहुत ही बृहद विपक्षी संगठन ढांचा बनाना पड़ेगा।
और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने एकता दिखाई थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलके, शिवसेना तो इनके साथ कभी थी नहीं, लेकिन एक कंप्रोमाइजिंग फार्मूला निकला वहां पे। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे कंप्रोमाइजिंग फार्मूला निकल सकता है। मायावती जी को भी अपनी राजनीति को अगर जिंदा रखना है, बीजेपी के प्रभाव से निकलना होगा। बीजेपी को जिताने के लिए अगर वो अकेले कैंडिडेट खड़ा करेंगी तो 2024 के बाद उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो तो मायावती जी का बचाव तभी है कि वो एक बृहद जो विपक्ष का गठबंधन जो बने उसमें एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करें, अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में समझौता करें, नहीं तो 2024 के बाद वो राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लड़ने की स्थिति में भी नहीं होगी और उनका गैप कोई और ले लेगा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा। देखिए राजनीति में एक वैकम तो रखता नहीं है, जब लगेगा उनका वोट बैंकों के एकदम ही नहीं है तो फिर कोई और नेतृत्व की तरफ जाएंगे। ये ऐसा होता रहा है राजनीति में। तो ये तो सारों को ये सोचना पड़ेगा कि अभी हम बच रहे हैं, अभी हम बच रहे हैं, ईडी से और सीबीआई से जितना दिन बच रहे हैं, तो ये समझिए कि तत्कालिक वो एडहॉक बच रहे हैं, वो कभी भी धमक सकते हैं आपके घर पे। तो इसलिए बेहतर ये है कि सारे इकट्ठा होके 2024 की तैयारी करें, इस उम्मीद में न रहे कि प्रधानमंत्री जी उनको बख्श रहे हैं इसलिए हम खुल के ना उनके खिलाफ आए। खुल के उनके खिलाफ आने का अब ये सही टाइम है। राहुल गांधी को भी दिल बड़ा करना होगा, अरविंद केजरीवाल को भी दिल बड़ा करना होगा, ममता बनर्जी को भी दिल करना पड़ा होगा। और ये अभी ना सोचे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में तो पहुंचिए, अभी तो उस स्थिति में ही आप नहीं पहुंच रहे हैं। सब प्रधानमंत्री के दावेदार पहले क्यों बन रहे हैं? नीतीश कुमार भी अगर बनना चाहते हैं या अगर ममता भी बनना चाहती है, पहले तो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए 270 सीटों का तो इंतजाम कीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री चुन लीजिएगा जिसको चुनना होगा। कांग्रेस पहले से ही घबराई पड़ रही है। जो बिहार के अंदर जो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने एक जो बात बोली थी कि 100 सीटों पे हम ले आएंगे, तो उसमें जो कांग्रेस का रिस्पॉन्स था बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को उस पर बहुत ही सरगर्मी और गर्मजोशी से वो रिस्पॉन्स देना चाहिए था कि हम विपक्षी एकता के लिए तैयार हैं, हम कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस तो उसी घमंड में जीत रही है जैसे लगता है कि 1990 में और 1980 के दशक में जो कांग्रेस थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी और किस घमंड, आपके घमंड का क्या बात, आप पूरे देश में लड़ रहे हैं, आपको 52 सीटें ही अभी आई है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को भी बहुत कुछ अपने घमंड को चूर करके व्यवहारिकता और जमीन पे आके सोचना हो। जी जेपी साहब, आखिरी टिप्पणी। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का आना क्यों जरूरी है और क्या समस्या है कि वो एका नहीं बन पा रहा? देखिए हम उत्तर प्रदेश की बात तो बाद में करेंगे, पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो जी। एकता की बात हो रही है उसमें हम कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी जी जी। रायपुर के अधिवेशन में अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के ही बड़े नेता नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी चोटी के वकीलों में शामिल हैं और इस समय तमाम विपक्ष के मुकदमों को अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे वो आपका महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे अभी जो है और वो दुष्यंत दवे भी हैं किसी किसी में, चाहे वो आपका जो है अभी जांच का मामला हो उदय ठाकरे के खिलाफ और शिंदे और उदय ठाकरे के बीच में टकराव के मामले में, सब जगह है। इन्होंने रायपुर अधिवेशन में खुल करके एक बहुत जरूरी बात कही थी। उन्होंने न केवल विपक्ष की एकता का आह्वान किया था बल्कि उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष की एकता अभी 10 महीने चुनाव है, महीने 2 महीने 3 महीने के दौरान बातचीत और इससे हो सकती है, लेकिन अभी हमें जल्दी से जल्दी विपक्ष की एकता संवैधानिक मामले के लिए चाहिए। और जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जहां जो हम लोग के बहस के मूल मुद्दे में भी है कि जो सीबीआई, ईडी और जो तमाम एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उसके लिए उनका कहना था कि सभी विपक्षी दलों को ये भूल करके कि कौन लीडरशिप है क्या है, या अगर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है तो कांग्रेस की लीडरशिप में एक छत्र के नीचे आके कम से कम जिससे सभी प्रभावित हैं उसका तो विरोध करना चाहिए। तो उसमें है कि साहब ये जो तमाम ईडी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसमें उनका सुझाव था कि हम लोग पहले
15 दिन 1 महीने के अंदर हम लोग जो है चुनाव आयोग और जो भी मतलब ईडी और ये सब संस्थाएं हैं इनके बाहर जाकर धरना दें, ज्ञापन दें और उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। सब लोग एक साथ सामूहिक रूप से, ये न लगे कि केवल कांग्रेस चाहती है, ये न लगे कि केवल समाजवादी पार्टी चाहती है, या ये न लगे कि केवल तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार चाहते हैं। उनका कहा कि चूंकि सारे लोग ईवीएम से प्रभावित हैं, सारे लोग इनकी बेईमानी से प्रभावित हैं, इसलिए इस तरह के मामले को सारे लोग कानून के दुरुपयोग से प्रभावित हैं, इसलिए इसके खिलाफ हमको जाना चाहिए। फिर हमारी जो संवैधानिक एकता की बात है वो तो अभी ड्यू प्रोसेस में वो पूरी होती रहेगी। और जो इन्होंने पहले धर्मनिरपेक्ष और ये सब जो शब्दावली का प्रयोग किया था, तो जब उन्होंने रैली में भाषण दिया आपके खड़गे साहब ने, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हम पूरी तरह से एकता के लिए जो है क्या कहते हैं विपक्षी एकता के लिए तैयार हैं और कोई भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमने जैसे अभी आपको पहले राउंड में बताया कि जयप्रकाश नारायण जैसा कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब लोगों को एक धुरी के नीचे ला के इकट्ठा कर दे और जो है वो बांध करके रखे। अगर दोहरी सदस्यता का मामला न उठा होता तो जनता पार्टी नहीं टूटी होती। बीपी सिंह की सरकार बनी तो वो जो है बैसाखी की सरकार थी, उसको जो है आपका बाहर से भाजपा का समर्थन था। मंडल की राजनीति में जो है क्या कहते हैं वो भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार मुंह के बल गिर गई। इसके बाद जो है वो चंद्रशेखर जी बने तो कांग्रेस के समर्थन से बने, फिर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, उनकी सरकार मुंह के गिर गई। सवाल इस बात का है कि जो बड़े बड़े नेता हैं जो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है और जो आपस की टकराहट है उसका खामियाजा अंततः आम आदमी या जनता को या मतदाताओं को ही भुगतना पड़ता है ना। वो तो अपनी पारी खेल चुके होते हैं, इसलिए जो है और वो अपने स्वार्थ के लिए कभी उनका दिल इतना बड़ा नहीं होता कि बड़े स्वार्थ के बड़े जो है निहितार्थ के लिए बड़े लक्ष्य के लिए वो अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ दें। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैं भी उस बात का कायल हूं कि पहले सब लोगों को मिल करके एक साथ अगर 150, 200, 250 प्रोफेसर बुद्धिजीवी किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं जो अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी के बीच में रहने वाले होते हैं, एक जगह दिल्ली में नहीं रहते, और हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया जाता है किसी भी सार्वजनिक मुद्दे को, किसी भी लोक महत्व के मुद्दे को, तो ये जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है इस पे सब लोग सामूहिक रूप से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते, या सामूहिक रूप से क्या कहते हैं वो आपके चुनाव आयोग और अन्य एजेंसियां जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनके यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि जो ये कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हुआ है हमें 15 दिन से 1 महीने के बीच में इंतजार करके तब अपनी धारणा बनाना चाहिए कि ये किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, इनका होगा नहीं होगा। अभी तो यही भीतर से चल रहा होगा कि कौन पहल करे। क्यों? क्योंकि इसी बीच में एक ये भी जो नई बात आ गई है आपके क्या कहते हैं दिल्ली की, जो केजरीवाल के सहयोगी सिसोदिया जी को इन्होंने जेल भेज दिया है, तो ये भी बात इस बीच में आ गई है। तो अब सवाल इस बात का है कि ये सबकी एकता चाहते हैं, सिसोदिया ये आपके आम आदमी पार्टी अखिलेश और केसीआर और जो है आपकी ममता बनर्जी अलग चावल पका रही हैं, और हर आदमी जानता है कि जो उनके राज्य का जो है लोकसभा की सारी सीटें भी जीत जाए तो भी वो प्रधानमंत्री बनना उनके लिए उतना ही मतलब असंभव जैसा है, क्योंकि जब तक बाकी लोग मेजॉरिटी जो विपक्ष में है वो सहयोग अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो नहीं बन पाएगी। और इसके लिए मैं आपको देवगौड़ा साहब की सरकार जब बनी थी उसके बाद जब इंद्र कुमार गुजराल की बनी थी तो उसमें मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। क्यों? लालू यादव ने ही भाजी मार दी थी कि मुलायम सिंह यादव क्यों बनेंगे, इनको बनना है तो हम ही बनेंगे। हालांकि बाद में जो है दोनों यादव समधी बन गए, लालू यादव की लड़की की मुलायम सिंह के परिवार में विवाह हो गया, मुलायम सिंह समधी बन के उनके यहाँ गए। आज की डेट में भी गल रहियां हैं, लेकिन उस डेट में तो लालू यादव ही ने मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया। फिर देवगौड़ा बने, देवगौड़ा से सीताराम केसरी जो कि ने अपनी नाराजगी दिखाने लगे, कांग्रेस का समर्थन था, तो फिर जो है इंद्र कुमार गुजराल स्टाफ गए मैनेजमेंट में बन गए। तो कहने का मतलब है कि आप अगर जो है अपने स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप एकता नहीं करेंगे, आप मिलके नहीं लड़ेंगे, तो मोदी जी को हराना टुकड़े टुकड़े में बहुत मुश्किल है। वो जो कहते हैं ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग इस संदर्भ में वास्तव में है कि टुकड़े टुकड़े में राजनीति कर रहा है। ये बृहत्तर हित के लिए ये सीधी सी बात है।
कि ये आपस में मिल करके राज्य को अलग करें, केंद्र को अलग करें, नंबर 1। और नंबर 2, आप एक कोर पॉलिसी का जो है वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट चुनिए बिंदुवार। 20 बिंदु हो, 50 बिंदु हो, 30 बिंदु हो, उसमें जो लोग भी आपस में साथ आ रहे हैं उनसे उसमें एक आम सहमति लें, ताकि ये ना हो कि अगर एक बार आपका गठबंधन बने तो वो जो है तीर घाट कह रहे हैं, वो मीर घाट कह रहे हैं, वो शेर घाट कह रहे हैं, वो बकरी घाट कह रहे हैं, और आपस का अंतर विरोध जो है गोदी मीडिया या पूंजीपतियों की मीडिया आपका उभारने के लिए तैयार बैठी है। वो उभारने लगे कि इन्होंने ये कहा तो उन्होंने वो कहा। तो इस कोर ग्रुप पर भी इनमें आम सहमति होनी जरूरी है, कोर मुद्दों पर, कि एक हम लोगों का सामूहिक रूप किसके ऊपर क्या रहेगा। इसमें कुछ नया किसी को जोड़ना पड़ेगा, कुछ जो है वो अपना छोड़ना पड़ेगा। ये गिव एंड टेक के बिना ये नहीं होता। तो ये एक जो है मोटा मोटी समझौता, इसके पहले अभी आपके पास टाइम है, ऐन मौके पर एडहाक अरेंजमेंट करके आप चुनाव लड़ेंगे, फिर एडहाक ढंग से जो है चुनाव होगा। चुनाव के बाद तमाम एडहाक वाले में से तमाम लोगों को जो है खरीदने के लिए थैली सा आगे थैली खोल देंगे। तो विपक्षी एकता होते हुए भी आपका अगर मेजॉरिटी में जो है वो माइनॉरिटी में अंतर जो है का गैप कम रहा तो आपकी सरकार चलेगी कि नहीं, भगवान जाने। इसलिए ये सब अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो मतलब विपक्षी एकता का भी कोई अर्थ मेरे हिसाब से नहीं है। जी संजीव जी, जी बताइए। देखिए, जेपी सिंह जी ये बात सही बोल रहे हैं कि इन मौके पे आप दिसंबर महीने में दिसंबर 2023 में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह की जो विपक्षी एकता की तैयारी जो होनी चाहिए वो 1 साल कम से कम अभी बचा हुआ है तो 1 साल पहले होनी चाहिए। और तमाम विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल हो चाहे कांग्रेस हो, ये लगातार यही कह रहे हैं, सारों के जबान पे होती है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। इस पे हर आदमी सहमत है, हर विपक्षी दल सहमत है, सारे अपने अपने राज्यों में कहते हैं भाजपा से लड़ रहे हैं। तो फिर राष्ट्रीय एकता बनाने में फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, आखिर यहाँ दिक्कत क्यों है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है जेपी की तरह कोई लीडर नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां जो बनी हुई है इस समय देश में कि जिस ढंग से सत्ता तंत्र एकदम निरंकुश है, तो 1989 में आप देखिए कि जब कांग्रेस के पास बहुत ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, 400 से ज्यादा सीटें थी कांग्रेस के पास, राजीव गांधी अनडिस्प्यूटेड उस समय बहुत ताकतवर नेता थे इस मुल्क के अंदर, लेकिन विपक्षी एकता हुई। बेशक बीपी सिंह जेपी की तरह कोई बहुत बड़े कद नहीं लिए हुए थे, लेकिन बीपी सिंह की एक बड़ी खासियत थी कि लेफ्ट फ्रंट को भी एक साथ रखा, कुछ क्षेत्रीय नेताओं को भी एक साथ रखा, एनटीआर भी शायद उस समय जिंदा थे, उनके साथ ही थे। दूसरी तरफ जनसंघ को भी, जो जनसंघ वाला भाजपा वाला ग्रुप था, एक साइड में था। तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा क्लियर था कि किसी ढंग से एक बार बीपी सिंह के कंधे पे चढ़ के अपने ग्राफ को बढ़ा के अपना विस्तार करना है। हालांकि इस चीज को बीपी सिंह नहीं समझ पाए, बाकी लेफ्ट भी नहीं समझ पाया। उस समय तो एक सरकार बनाने में दोनों की सहमति रही। बीपी सिंह की सरकार बेशक ही 1 साल चली, चाहे 1.5 साल चली, भाजपा का उदय भी वहीं से शुरू हुआ। तो मैं मानता हूं कि वैसी परिस्थितियों में अगर बीपी सिंह विभिन्न विपरीत विचारधारा के लोगों को एक साथ लेकर अगर विपक्षी गठबंधन बनाने में सफल हो गए थे, तो क्या इस समय कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई समझदार नेता नहीं है, या क्षेत्रीय दलों को ऐसा समझदार है जो इकट्ठा कर सके सारे नेताओं को, और बीपी सिंह की तरह चलो एक लुंज पुंज गठबंधन ही बनाइए। एक बार आप अपने सांसदों की संख्या बढ़ाइए, प्रधानमंत्री पद को एक साथ पहले अलग रखिए। अभी ये फैसला ही ना लीजिए, कांग्रेस ये सोचे ही नहीं कि हम ही पीएम बनेंगे। कांग्रेस अपना प्राथमिक एजेंडा रखे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना कैसे है। अगर कांग्रेस डे फर्स्ट कहती है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये विवाद पैदा हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये विवाद बना रहे, और साथ में कहेगी भाजपा, अभी से कहना शुरू कर देगी इनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है जी, या लड़ने लगे पीएम के पोस्ट के लिए। तो ये कुछ जो प्रैक्टिकल जो स्थिति है ना, उसको कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल है। और हमको लगता है कि लेफ्ट फ्रंट में विवाद नहीं है, कामरेडों में विवाद नहीं है, चाहे वो सीपीएम की सरकार एक ही जगह है। तो विवाद क्या है, ये छोटे छोटे राजनीतिक दलों में। मुझे लगता है कि
बहन जी को लेकर भी बहन जी में भी ये जो मायावती जी में ऐसा कोई आकांक्षा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, और अखिलेश यादव भी वस्तु स्थिति को समझते हैं, तेजस्वी यादव भी इस स्थिति को समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। तो 2-3 लीडरों का मैं समझता हूं कि हल्का फुल्का कोई विवाद होगा जिसमें ममता आ सकती है, नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, केसीआर की भी थोड़ी बीच बीच में इच्छा हो जाती है। ये इच्छा भी तब पूरी होगी जब 2024 में आप भाजपा को 200 से नीचे रखने में सफल होंगे, 150 के करीब लाने में सफल होंगे, तब ये आपके सारे आकांक्षाएं सफल होंगी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। देखिए, ये विपक्ष भी जान रहा है, और जो प्लेनरी हुआ आपका कांग्रेस का, वहां भी ये मुद्दा छाया रहा विपक्ष की एकता का, वरना ये उनके राजनीतिक प्रस्ताव, उनके अन्य प्रस्ताव और उनका जो रैली है, इन सब में ये सब बातें उठ के नहीं आती। चाहते सब हैं, अब वो धागा कहां से बंधेगा और कैसे बंधेगा, ये हम लोगों के देखने वाली चीज है। और मैं समझता हूं कि अगर राजनीतिक जो है दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जिसमें माना जाता है कि हाला कमान की इच्छा के अनुरूप राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव ये सब लाए जाते हैं, और उसमें इस तरह की बातें अगर शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है क्या कहते हैं, माना जाता है कि इसमें जो है वो लोग वक्त की जरूरत, हकीकत समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को रखा है। मैं विपक्षी एकता के प्रति बहुत ही आशान्वित हूं, और मैं जान रहा हूं कि जो मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह अभी जो है, अगर इन्होंने केसीआर की लड़की को भी मतलब छेड़छाड़ की, मतलब सीबीआई के उसमें बुला करके उनको भीतर करने की कोशिश की, तो इनको जो है निश्चित रूप से विपक्षी एकता के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहस अब चल रही है कि विपक्ष न भी चाहे कि हम एक हों, सरकार उसको जो है एक होने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार और तो जनता जनता का तो अपनी जगह पर दबाव है, सरकार भी इतना सबको कॉर्नर कर रही है कि उनके सामने सर्वाइवल के लिए एक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, आपसे बता। तो वो जो एक होना है, उसके लिए व्यापक ग्राउंड तैयार होना चाहिए, ताकि वो जो है एलडीएफ और यूडीएफ की तरह, जैसे केरल में सरकार आई सरकार गई, सरकार आई सरकार गई, लेकिन उनमें टूट नहीं होती, चाहे 1 एमएलए उनका हो, चाहे 3 एमएलए हो, चाहे 5 एमएलए हो। ये नहीं होता कि 1 एमएलए है तो आज टूट के इधर से उधर हो गया, और 3 एमएलए है तो इधर से उधर हो गया। तो इस तरह की एकता होनी चाहिए, और इसके लिए ये बिल्कुल क्लियर कट जो है कंसेप्शन होना चाहिए कि हम कौन कौन से मुद्दे हैं जिनमें हमारी अलग नीति रहेगी, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें हम एक स्वर से बोलेंगे। और जो अलग अलग स्टेज की पार्टियां हैं, तो उनको अपने अपने स्टेज के हिसाब से बोलने का पूरा हक है, और वो बोल सकती हैं। इतना डिमार्केशन बारीकी से करना पड़ेगा, तब जाकर के होगी, लेकिन होगी निश्चित। अब ये दूसरी बात है कि अभी होगी या दिसंबर में होगी, जैसा संजीव भाई कह रहे हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए हुए हैं, और कुछ ना कुछ टिप कैम्ब्रिज में उनको मिलेगा कि विपक्षी एकता के लिए आपको क्या आगे काम करना है। मैं समझता हूं कि यात्रा की वापसी के बाद कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। और बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और सरकार और जनता दोनों मजबूर करेगी कि विपक्षी दल एक हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।